हेलो 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 हेलो। हेलो, साउंड सही है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट है सर। तो हम लोग आज देखने वाले हैं एसपीडी में जो हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे उस श्रृंखला में आज हम लोग करेंगे क्या, बजट इकोनॉमिक सर्वे हम लोग देखने वाले थे। इकोनॉमिक सर्वे का तो नहीं, लेकिन बजट का आज पूरा स्लाइड आपके लिए तैयार है। आज हम लोग केवल बजट और बजट ही देखेंगे। बजट में जितना भी चर्चा हुआ, मतलब बजट की चर्चा के दौरान निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। उनके द्वारा बजटीय भाषण में जो जिन योजनाओं का जिक्र किया गया वे सभी योजनाएं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग आज प्रयास करेंगे कि उन सभी योजनाओं को भी समेट लें और बजट के जो प्रावधान रहे हैं उन सभी चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, ये बजट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम में आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, बजट से आपको सवाल वहां देखने के लिए मिलता है ना। तो बजट का संबंध अगले एक वित्तीय वर्ष तक होने वाला है। तो वहाँ केंद्र सरकार का योजना मिशन जो भी होगा तो वो सब चीज बजट में आपको झलक दिख जाएगा। तो बजट का आपको दिख रहा होगा यह स्लाइड, विशेषांक के रूप में केंद्रीय बजट 2023-24 हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग हमें बताइए कि बजट को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार? अनुच्छेद 112 में इस बात का जिक्र है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। बजट शब्द का अगर बात कर लें, बजट शब्द जो है ना, शब्द के रूप में बजट का उल्लेख नहीं है। इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया। क्या गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में लिखा गया है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है? बजट में 3 वर्ष का जिक्र होगा। जब बजट का आप लोग आंकड़ा या डाटा देखेंगे, बजट का जब हम लोग डाटा देखेंगे तो वहां आपको दिखाई देगा, बजट जब भी आप किसी भी साल के बजट को देखेंगे, बजट में 3 साल का जिक्र रहेगा। 3 साल का जिक्र रहेगा। एक वैसा साल जो आगामी आने वाला है, एक आगामी वर्ष रहता है। आगामी वर्ष का यानी अभी जैसे 2023-24 जिस बजट का नाम देते हैं हम लोग 23-24, वो यहाँ दिखेगा आपको 2023-24। क्या दिखेगा? 23-24। इससे पहले पीछे पुराना भी एक डाटा दिखेगा, वो रहेगा 2022-23 का। किसका रहेगा? 22-23 का। लेकिन एक्चुअल डाटा जो वास्तविक डाटा होगा वो 2021-22 का रहेगा। क्या रहेगा? 2021-22। जब हम लोग अगले साल जाएंगे तो यही एक साल आगे निकल जाएगा। यहाँ 22-23 हो जाएगा, यहाँ 23-24, यहाँ 24-25 हो जाएगा। होता क्या है कि इस वर्ष के लिए जब 1 फरवरी को हम लोग बजट लाते हैं, किस तिथि को? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को जब हम लोग 23-24 की बात करें, 23 तो अभी चल ही रहा था, फरवरी महीने में 23-24 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? एक अनुमान लगा सकते हैं। यानी 24 ये कब तक के लिए बजट होता है? ये बजट होता है आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए। वित्तीय वर्ष है हमारा, इसे क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष, यानी फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष हमारा कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यानी 1 अप्रैल 2023 से ये बजट काम करना शुरू करेगा, 23-24 वाला। 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक जो बजट 1 अप्रैल 2023 को शुरू होने वाला है, तो 23-24 वर्ष के लिए हम उसका क्या लगा सकते हैं? केवल अनुमान लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। इस आंकड़ा में 23-24 का जो भी आंकड़ा होगा, अगर आप पढ़ते हैं बजट में कि 23-24 का बजट ये राजकोषीय घाटा इतना रहने वाला, ये रहने वाला है नहीं, मतलब ये अनुमान है। क्या है? अनुमान है। यहाँ पर आपको 2 तरह का डाटा दिखता है। एक
जब 23-24 में अनुमान है तो 23-24 में जब बजट आया होगा उस समय भी इसका अनुमान रहा होगा। यहाँ एक अनुमान होगा जो बजट अनुमान इसको बोलेंगे, बजट अनुमान। ये इसके बजट का अनुमान 22-23 में जब बजट आया था। और उसके बाद एक हो जाएगा आपका संशोधित अनुमान। जब यहाँ तक आए तो यहाँ इस पर हम लोग संशोधन कर लेते हैं, जैसे यहाँ अनुमान लगाए, लेकिन अगले वर्ष जब बजट आएंगे तो इसमें संशोधन हो जाएगा कि अगले वर्ष पिछले वर्ष का क्या रहा आंकड़ा, ये होगा संशोधन। लेकिन फिर भी यहाँ तक आकर के एक साल पुराना यानी 1 फरवरी में ही है हम लोग। अब यहाँ 31 मार्च 2023 आएगा तभी तो इस फाइनेंशियल ईयर का पूरा होगा। तो 1 फरवरी इससे पहले आ जाता है, 1 फरवरी में भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी अनुमान पर ही टिके रह जाते हैं। यानी ये संशोधित अनुमान तो होता है लेकिन फिर भी अनुमान होता है। लेकिन 1 साल पुराना जो होता है ये चीज, ये होता है आपका वास्तविक आंकड़ा। क्या होता है? वास्तविक आंकड़ा। इसीलिए जो महत्वपूर्ण चीज आपको पूछा जाता है, बड़ा बड़ा डाटा, तो वो आपको जब 23-24 का बजट देखेंगे आपको पूछा जाएगा 21-22 में मक्का का उत्पादन में कौन जिला प्रथम रहा बिहार में? कौन रहा? मक्का उत्पादन में 21-22 में बिहार का कौन सा जिला नंबर 1 पे रहा? कटिहार। और उत्पादकता में अररिया। कौन सा? अररिया। उसी तरह से यानी वास्तविक डाटा यहाँ से पूछा जाएगा। ये वास्तविक डाटा है, यहाँ भी अनुमान है। यहाँ 2 तरह का, एक बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, यह बजट अनुमान। ठीक है, ये सब चीज हम बता रहे थे आपको। 3 वर्ष का डाटा आपको देखने के लिए मिलता है। ये था आपका बजट। अब बजट पर थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर लेंगे। इस बार का जो बजट आया है, बजट 2023-24, ये कितने का बजट है? यानी 23-24 के लिए हम लोग कितना रुपया, ये 23-24 का बजट का मतलब हो गया अगले 1 वर्ष में हम कितना खर्च का टारगेट लेकर चल रहे हैं और वो खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, ये हम लोग बजट बनाते हैं। बजट आप अपने फैमिली का भी बनाते हैं, अपना प्लानिंग करते हैं अगले 5 साल में हमें कहाँ रहना है ना। तो उसी तरह से ये बजट कहता है कि अगले वित्तीय वर्ष में हमें कितना खर्च करना है, वो खर्च की पूर्ति कहाँ से करेंगे, वो खर्च हम कहाँ कहाँ करेंगे, इसी बात का विवरण क्या होता है, बजट में होता है। तो बजट में हम लोग बात कर लें, ये बजट कितने का था, तो ये 45,03,97 करोड़ का था। कितने का था? 45,03,97 करोड़ रुपये में है ये। ठीक है, 45,03,97 करोड़ रुपये का ये बजट है। यानी इतना हम लोग खर्च करने वाले हैं और इतना खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसा का जुगाड़ भी करना पड़ेगा इतना। तो बजट में आप आएंगे तो यहाँ से फिर आप आंकड़ा बनाइए इस टाइप का। थोड़ा सा पेन कॉपी निकाल के रखिएगा आज का। ये क्या होगा कि आपको यहाँ से क्या करना, प्राप्ति पहले करना होगा। अगर आप इतना रुपया खर्च का टारगेट ले रहे हैं तो इतना प्राप्ति भी करना पड़ेगा इसी वर्ष में। और इतना ही क्या करने का टारगेट है आपका, व्यय करने का टारगेट है, यानी इसको एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका रिसीप्ट। घट बढ़ सकता है। जैसे बजट हमने क्या बोला, ये सब चीज क्या है, अनुमान पर आधारित है। जब अगले वर्ष आएंगे तो संशोधित अनुमान आएगा, उससे अगले वर्ष आएंगे तब पता चलेगा कितना हम लोग टारगेट रखे थे, कितना पूरा हुआ। ये एक टारगेट है, तो ये कभी ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, ये बजट है, तो ये रिसिप्ट है। तो रिसिप्ट में आएंगे यहाँ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, यानी प्राप्ति और व्यय दोनों में 2 तरह की बात आएगी। एक में आप लोग आ जाइए, इसमें होगा एक राजस्व प्राप्ति। क्या होगा? एक आएगा आपका राजस्व प्राप्ति, एक आएगा पूंजीगत प्राप्ति। क्या आएगा? इस टाइप का बनाइएगा एक डायग्राम। यहां से आएंगे आप, एक आएगा आपका राजस्व प्राप्ति, एक राजस्व, ये पूंजीगत प्राप्ति, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे क्या होता है ये सब चीज। जब रिसिप्ट की बात करेंगे तो राजस्व की प्राप्ति जो होगी, तो राजस्व प्राप्ति हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद पूंजीगत। तो राजस्व ऐसा प्राप्ति होता है, सरकार को प्राप्त होने वाला वैसा धन जो से सरकार को फिर से रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। यानी जैसे टैक्स आप भरते हैं, क्या सरकार वापस देती है आपको? नहीं देती है। लेकिन सरकार का अगर आप बॉन्ड खरीदते हैं तो सरकार वापस देगी आपको, यानी आपसे सरकार क्या लिया है, कर्जा लिया है। ये सब चीज होता है। आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वापस मिलता है आपको, ब्याज के साथ मिलता है, तो वो पैसा क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, यानी पूंजीगत। यानी जो पैसा सरकार या तो लोन लेती है, चाहे जनता से ले या आरबीआई से ले या वर्ल्ड बैंक से ले, आईएमएफ से ले। ठीक है, अभी कल परसों आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे कि बिहार के राजमार्गों के उन्नयन के लिए 395 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है भारत सरकार किसके साथ किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो उसी तरह से सरकार अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संस्था से क्या करती है, ऋण लेती है।
तो राजस्व का मतलब हो गया जो सरकार वापस नहीं करती है, मतलब सरकार का ये शुद्ध रूप की कमाई है ना। और जो पूंजीगत है, ये पूंजीगत होता है कि ऐसा कमाई जो वापस करना पड़ेगा, मतलब ऐसा इनकम तो फिर से उसे क्या करना पड़ता है, रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ में रिटर्निंग होता है, यहाँ रिटर्निंग नहीं करना पड़ता है। तो राजस्व प्राप्ति होगा और क्या होगा, व्यय होगा। यहाँ टोटल जब आप यहाँ आएंगे तो 45,03,97 आपका यहाँ भी पूरेगा, क्योंकि आय भी उतना ही करना है और व्यय करने का भी टारगेट कितना है, उतना ही 45,03,97। बात करें खर्च का, खर्च में लगभग 35 लाख राजस्व के रूप में प्राप्त हो जाता है, यानी 35 लाख ऐसा कमाई होने वाला है अगले एक साल में सरकार को, जो कि वापस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 10 लाख बचा हुआ है, ये 10 लाख सरकार वहां से जुगाड़ करना चाहती है, यानी लोन लेना चाहती है सरकार। सीधा समझिए, सरकार इतना ये क्या करना चाहती है, ऋण लेना चाहती है। उसके बाद यहाँ में आप आ जाएंगे तो यहाँ 32 होगा आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका यह 26 लाख होगा, लगभग 26 लाख उसका राजस्व इनकम होने वाला है। और उसके बाद बचा कितना आपका, लगभग 18 लाख के आसपास, 18 लाख समथिंग। तो 18 लाख करोड़ लगभग, ये लाख करोड़ है, लाख रुपया मत समझिएगा, ये करोड़ में है। सारा डाटा किसमें है, करोड़ में है। इतने इतने करोड़ रुपये की उसे क्या होगी, राजस्व और पूंजीगत कमाई करने वाला है, और उतना ही खर्च भी करने वाला है। ये सब इसका अगर एक्चुअल डाटा जाए तो एक्चुअल आपका यहाँ लिखा होगा, ताकि ऑप्शन में आपको एक्चुअल कभी कभी बहुत क्लोज कर देता है। ये 26 लाख में बात कर ले तो यहाँ आपको याद रखना है 26 लाख ही, अप्रोक्स में 26 लाख। ये 26 लाख कितना है, 26,32,281 है, कितना 281 करोड़, 26,32,281 करोड़ है ये, मतलब फिक्स डाटा। ये 18 लाख में आप आ जाइए तो 18,70,000 करोड़ लगभग है, 18,70,816, इतना करोड़ रुपया क्या है, पूंजीगत इनकम है सरकार का, आने वाला इनकम। यहाँ अगर बात करें तो 10,09,61 है, 10,09,61 डबल शून्य होगा, 10,09,61 करोड़ होगा ये, यानी एक्चुअल डाटा। इसको चाहे आप 10 लाख याद रखें या 10,09,61 रखें, 35 लाख याद रखें, या फिर आप रखें 35,02,136 करोड़। ये था आपका राजस्व इनकम और राजस्व व्यय। नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट चले, इसमें एक आता है राजकोषीय घाटा, उसके बाद आपको मिलेगा प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। ये सब टर्म समझ रहे हैं आप लोग। राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं। क्या होता है वो फिस्कल डेफिसिट, ऋण देना। हाँ, राजकोष का सीधा मतलब आप ऋण से संबंधित समझ सकते हैं। इससे आगे चलते हैं, यहाँ आ जाइए थोड़ा सा। बजट 2022, बजट 2023-24 का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ जाइए। एक होता है राजकोषीय घाटा, राजकोष तो समझ रहे हो, यानी सरकार का फंड में जितना पैसा इनकम आएगा, चाहे वो राजस्व हो या पूंजीगत हो, ठीक है, यानी रेवेन्यू हो या कैपिटल हो। तो राजस्व घाटा क्या होता है, जब सरकार को कुछ पूर्ति के लिए, यानी टोटल इनकम जितना हो रहा है और जितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मतलब आय और व्यय, मतलब व्यय अगर आप अधिक कर रहे हैं और आय आपकी कम है, यानी आय आमदनी अठन्नी खर्च रुपया अगर होगा तो क्या होगा, घाटा होगा। तो इस घाटा को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस घाटा के लिए क्या करना पड़ेगा, इस घाटा की पूर्ति के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा। इसी ऋण का नाम क्या है, राजकोषीय घाटा। क्या नाम है, राजकोषीय। इसको आप सीधा कह सकते हैं, राजकोषीय घाटा को सार्वजनिक ऋण, यानी सरकार को ऋण लेना पड़ेगा, सरकारी ऋण हो जाएगा ये, सार्वजनिक ऋण इसको बोल सकते हैं। यह है आपका राजकोषीय घाटा। क्या है, राजकोषीय घाटा। अगर बात करें राजस्व घाटा की, राजस्व घाटा से 3 टर्म निकलेगा। राजस्व घाटा यानी रिवेन्यू डेफिसिट, इसका इंग्लिश हो जाएगा रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होगा कि यहाँ जैसे राजकोषीय घाटा लेते हैं तो टोटल इनकम मतलब राजकोष मतलब राजस्व भी और पूंजीगत भी, लेकिन राजस्व घाटा में केवल राजस्व आय, केवल राजस्व व्यय
टोटल राजस्व व्यय अगर राजस्व आय से कम हो जाए, राजस्व आय, तो आय कम हो गया है लेकिन व्यय ज्यादा हुआ है, केवल किस क्षेत्र में, रिवेन्यू के क्षेत्र में। मतलब ऐसा खर्च, रिवेन्यू मतलब राजस्व आय तो समझ में आया कि जिसे वापस ना करना पड़े, तो राजस्व व्यय क्या होगा, यानी एक ऐसा खर्च सरकार का जो वापस सरकार को भी नहीं मिलने वाला। जैसे पेंशन पर खर्च, वृद्धा पेंशन योजना चलाएंगे तो सरकार को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार एक ऑफिस मतलब कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा करता है जहां में बहुत बड़ा राजमार्ग बन रहा है, एनएच बना रही है, तो सरकार को टोल टैक्स के रूप में पैसा भी आएगा। सरकार अगर कहीं हॉस्पिटल बना रही है, कॉलेज बना रही है, तो वहां से फी भी आएगा। लेकिन अगर ये क्या बोलते हैं कि समाज कल्याण के रूप में खर्च कर रहा है, वृद्धा पेंशन योजना दे रहा है, युवाओं को आर्थिक सहायता दे रहा है, तो वो वापस नहीं आने वाला है। तो उस खर्च को हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्व व्यय। यानी राजस्व आय और राजस्व व्यय का जो अंतर होगा वो अगर उल्टा हो जाए, यानी व्यय अधिक हो जाए और आय कम हो जाए, जिसको राजस्व घाटा कहेंगे। ये समझ में आया, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। राजकोष में दोनों लेंगे, राजस्व और पूंजीगत दोनों। इसमें केवल राजस्व की बात करेंगे तो राजस्व घाटा निकलेगा। इस राजस्व घाटा से दो बात निकलेगा, एक प्राथमिक घाटा, एक होता है प्रभावी राजस्व घाटा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ बात कर रहे हैं आप लोग। प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। बात करें अगर प्राथमिक घाटा का, तो प्राथमिक घाटा में क्या होता है कि राजस्व घाटा जब आप लोग राजकोषीय घाटा जब देखते हैं, तो राजकोष में कुछ ऐसा भी घाटा होता है, यानी सरकार का ऐसा भी खर्च होता है जो पुराने साल का लिया हुआ लोन है, उस पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो केवल इसमें राजकोषीय घाटा में अगर ब्याज को माइनस कर देंगे, यानी पुराना जो लोन लिया हुआ पुराने साल का, उसमें भी सरकार को हर साल क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। उस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, प्राथमिक घाटा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेफिसिट। प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, ये जो राजस्व घाटा आप अभी देखे थे, इस राजस्व में सरकार उस पैसे को भी राजस्व व्यय मानती है जिसे सरकार राज्यों को दे देती है। यानी राज्य सरकार को अनुदान के रूप में कुछ पैसा मिलता है अलग अलग योजना के लिए। तो राज्य सरकार को जिस योजना, किसी भी योजना में अगर सरकार अनुदान देती है, वो भी तो सरकार को वापस नहीं जाता है। तो जब केंद्र सरकार को वापस नहीं आता है अनुदान, ये अनुदान किसको मिलता है, राज्य को। राज्य को दिया गया अनुदान, यानी राज्य को दिया गया अनुदान, ये सब क्या है, केंद्र सरकार के लिए क्या है, राजस्व घाटा है, मतलब राजस्व व्यय है। क्या है, राजस्व व्यय, मतलब ये वापस नहीं आने वाला है। लेकिन होता क्या है कि ये कंसेप्ट पहली बार 2012-13 में लाया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस समय, उनके द्वारा, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इस कंसेप्ट को लाया था। प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व में क्या होता है, राजस्व व्यय, केंद्र सरकार तो देख लिया कि ये हम राजस्व व्यय कर रहे हैं जो वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या जनता के लिए यह राजस्व व्यय है, नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा, मान लिया नीतीश कुमार जी को नरेंद्र मोदी कुछ पैसे दिए अनुदान के रूप में, लेकिन नीतीश कुमार क्या कि इसमें से कुछ पैसा को लेकर के वो स्कूल बना लिया, क्या किया, स्कूल का निर्माण किया, कुछ लेकर के वो अपने यहाँ जो है हॉस्पिटल का निर्माण कर लिए, यानी पूंजीगत खर्च कर दिए। क्या किए, पूंजीगत खर्च, यानी वो तो दिए थे राजस्व व्यय के रूप में, उसके लिए राजस्व था, राजस्व व्यय था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसको पूंजीगत व्यय करके रख दिया। तो इसमें से कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जो पूंजीगत व्यय में खर्च होता है, यानी अनुदान। अनुदान अपने आप में क्या था, राजस्व व्यय था, लेकिन इस अनुदान को इन्होंने क्या किया, पूंजीगत व्यय के रूप में यूज किया, कौन, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार द्वारा इसी अनुदान को अगर पूंजीगत में व्यय किया, उसको इसमें माइनस कर देंगे, यानी वो तो पूंजीगत व्यय था, राजस्व व्यय था नहीं, लेकिन केंद्र सरकार को दिखा क्या, राजस्व व्यय के रूप में। उस राजस्व व्यय में, यानी टोटल जब राजस्व व्यय उनका हुआ था केंद्र सरकार का, इसमें माइनस कर देंगे किसको, राज्य को दिए गए अनुदान। अनुदान ये कैसा वाला अनुदान, जो पूंजीगत में खर्च हो गया है, किसमें, पूंजीगत में राज्य द्वारा खर्च किया गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा। यानी राजस्व घाटा का इफेक्टिव, अगर यानी वास्तविक राजस्व घाटा निकालना होगा तो कौन सा होगा, प्रभावी राजस्व घाटा। तो इन सब चीज पर हम लोग आंकड़ा देखने वाले थे, इसीलिए इस पर मुख्य रूप से चर्चा की हम लोग, क्योंकि ये टर्म आपका आने वाला है अभी आगे। क्या बोल रहे हैं, हाँ, वो जमा होता है केंद्र सरकार का जो परिवहन मंत्रालय है, अभी कौन है मंत्री, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी, उन्हीं के कार्यालय में वो पैसा जमा हो जाता है, टोल टैक्स। अगर वो राज्य सरकार का है
मार्ग तो वो टोल टैक्स राज्य सरकार के परिवहन सरकार मंत्री को जाएगा मंत्रालय में। अगर वो केंद्र सरकार के द्वारा एनएच बना है तो वो किसमें जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो राजकोषीय घाटा, अब बात करें इसमें बजट में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। अब राजकोषीय घाटा और उसके बाद ये क्या था, राजस्व घाटा, ये सब टर्म आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग केवल आंकड़ा में जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, प्राथमिक घाटा, और हम लोग किसमें चलेंगे, प्रभावी राजस्व घाटा। इसको आप याद रखने के लिए अपना नाम दे सकते हैं वास्तविक राजस्व घाटा। यानी राजस्व घाटा में वास्तविक कब आएगा, जब राज्य द्वारा पूंजीगत को उसमें माइनस कर देंगे। इसको आप नया नाम दे सकते हैं वास्तविक राजस्व घाटा। तो आप लोग यहाँ 4 टर्म को देखने वाले हैं। तो राजकोषीय घाटा की बात करें, केंद्र सरकार एक निर्देश दिया है कि राज्यों को, यानी अलग अलग राज्यों को अपने जीडीपी का, राज्य का अपना अपना जीडीपी होता है ना, एसजीडीपी जिसको बोलते हैं, स्टेट जीडीपी, तो जीडीपी या जीएसडीपी बोलते हैं। तो अपने जीडीपी का 3.5% प्लस माइनस 0.5%, याद रखना 3.5% प्लस माइनस 0.5% तक रखने का निर्देश दिया गया है। ये एग्जाम में आ सकता है ये आंकड़ा। तो ये क्या है, राजकोषीय घाटा। किसके लिए है, राज्यों के लिए। यानी राज्यों को कहा गया है कि आप लोग अपने जीडीपी को इस तरह से, मतलब अर्थव्यवस्था को संचालित कीजिए कि आपके यहाँ का, मतलब प्रत्येक राज्य का जो राजकोषीय घाटा होगा वह कितना होना चाहिए, 3.5% के आसपास होना चाहिए। प्लस माइनस 0.5% का सीधा मतलब है कि 3.5% से प्लस हो सकता है 0.5%, यानी 3.5 से वो 4 जा सकता है या 3 आ सकता है। इससे कम भी नहीं होना चाहिए, 3% से कम भी नहीं, और 4% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो 3.5% एक बेस है, उसमें कितना हो सकता है, 0.5 का प्लस माइनस हो सकता है। ये आप लिख लीजिए। बिहार का कितना अभी 2.84% है ना, वही 2.84 या फिर 9 बोलिए जाएगा, 2.9। तो ये लगभग आपका कितना 2.9% किसका है, बिहार सरकार का। यानी बिहार सरकार किसमें है, वो जो निर्देश दिया गया उसके अंडर में है। तो कहा गया, अब बताइए कि घाटा को भी हम 3% के आसपास क्यों रखें, क्यों कहा गया कि राजकोषीय घाटा को बनाए रखना है। इसमें बोला जा सकता था 0 से लेकर 3.5% तक, 0% भी लाया जा सकता था, लेकिन नहीं, क्या जाता है कि राजकोषीय घाटा का मतलब सरकार ऋण लेगी, सरकार ऋण लेगी तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, संचालन बना रहेगा। यहीं से इसका संबंध मुद्रास्फीति से भी है। जब आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ते होंगे, मुद्रास्फीति से भी संबंध है। और मुद्रास्फीति का दर थोड़ा सा बना रहना चाहिए विकासशील देशों में, ताकि क्या होता है, मार्केट में डिमांड बनी रहती है, और डिमांड जिस दिन खत्म हो जाएगा मार्केट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कुछ ना कुछ राजकोषीय घाटा बना रहे, जिसका संबंध मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन से है। तो यहाँ राज्यों के लिए था, लेकिन 2023-24 के लिए केंद्र के लिए कितना रहेगा यह राजकोषीय घाटा, ये रहने वाला 5.9%। कितना रहने वाला है, 5.9%। वही राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा, सीधे पीआईबी का आपके पास यहाँ आंकड़ा होगा। अच्छा, हम लोग यही है अभी, हाँ यहाँ ये पीआईबी का डाटा है, सीधे सरकार का ये डाटा है। यहाँ से आप आंकड़ा फिक्स देखिए, ये सरकार के पोर्टल से लाया गया। घाटे की प्रवृत्तियां जो देखी जाती है, यहाँ आप लोग थोड़ा सा डाटा देखने का भी प्रयास कीजिए, डाटा को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्या कहा गया है, हमने अभी बोला था ना 3 साल का जिक्र होता है कोई भी बजट में, यह सरकार का डाटा है, हमने ग्राफिक्स नहीं बनाया, ये सरकार का बना हुआ है। ये वास्तविक डाटा कब का है, 21-22 का। यही हम बताए थे ना, 22-23 में 2 तरह का अनुमान आएगा, एक संशोधित अनुमान आएगा, एक बजट अनुमान आएगा, और तीसरा जो अभी वाला वर्तमान बजट का अनुमान होगा। ये क्या होता है, अनुमान होता है, ये भी अनुमान होता है, ये भी अनुमान होता है, लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल पहले का जो आंकड़ा है वही वास्तविक होता है। ठीक है, अब बात कर ले, यहाँ से आपको यहाँ अलग अलग इंडिकेशन दिया हुआ, अलग अलग कलर में लिखा हुआ है। यहाँ में क्या लिखा गया है, ये राजस्व घाटा का है, ये यानी कि ये वाला कलर जो है किसका है, राजस्व घाटा का। अभी हम लोग राजकोषीय घाटा देख रहे थे, राजकोषीय घाटा का कलर कौन सा है, ये वाला, ये आपका कौन सा है, राजकोषीय घाटा। यहाँ देखिए वास्तविक राजकोषीय घाटा जो 2021-22 का कितना है,
6.7%। तो यहाँ आप लोग थोड़ा नोट करके चलिएगा। दो डाटा आपको याद रखना है, 2021-22 का जो कि वास्तविक है और 2023-24 का, ठीक है। इसको हम लोग अपना अपना टेबल बना लेते हैं। 21-22 और 23-24 में 21-22 में कितना 6.7%, कितना 6.7%, और यहाँ कितना 5.9% रहने का अनुमान है। यही है ना आपका, ये कब का है 23-24 का। यहाँ जो भी देख रहे हैं कब का है 21-22 का। इस तरह से आप आंकड़ा बनाइए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप लोग प्राथमिक घाटा में। प्राथमिक घाटा में भी दो आंकड़ा याद रखना। प्राथमिक घाटा आपका कहाँ है, यहाँ देखिए प्राथमिक घाटा लिखा है, ये कौन सा ग्रीन कलर का जो ये लाइन है ये आपका, तो ग्रीन कलर में आएंगे 23-24 में कितना है 2.3%, और आपका 21-22 में कितना है 3.3%, कितना 3.3%। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद आ जाइए आप लोग यहाँ प्रभावी राजस्व घाटा। अच्छा राजस्व नहीं लिखे हैं, अब लिख लिए राजस्व घाटा। राजस्व घाटा टोटल कितना रहने वाला है, यहाँ देखिए 2.9% वर्तमान साल का और 4.4% रहा है वास्तविक 21-22 में। 21-22 में 4.4% और इसका कितना रहा आपका 2.9%। इस तरह से आ जाइए। उसके बाद आप आ जाइए यहाँ, अब आ जाइए प्रभावी राजस्व घाटा में। प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा में जब आ जाते हैं, ये आंकड़ा आपका यहाँ दिया हुआ है प्रभावी राजस्व घाटा। ये कौन सा येलो कलर का जो लाइनिंग है, येलो कलर का लाइन, ये है आपका 1.7% और यहाँ 3.3%। ये कितना 3.3%, 1.7%। अब आप लोगों का यहाँ से ये चीज जो समझाया आपको, राजकोषीय राजस्व, प्रभावी राजस्व, वो सब यहाँ क्लियर हो गया डाटा। आपको ये टेबल याद रखना है। आ गया, लिख लिए हैं। तो आपको यहाँ आप थोड़ा सा डाटा देखिए और थोड़ा सा याद करने का प्रयास कीजिए। इस बार 2023-24 का राजकोषीय घाटा कितना परसेंट रहने वाला है, कितना 5.9%, और 2021-22 का कितना रहा है 6.7%। मतलब हम लोग सुधार की ओर है ना, राजकोषीय घाटा कम होने वाला है। और प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% अभी का है, यानी वर्तमान साल का जो अनुमान है वो कितना है 1.7, लेकिन रहा कितना है 21-22 में 3.3%। और ये प्राथमिक घाटा कितना रहा है 3.3%, लेकिन अभी कितना अनुमान है 2.3। तो राजस्व घाटा का कितना रहा था वास्तविक 4.4%, अभी अनुमान कितना है 2.9%। यहाँ देख रहे हैं सभी आंकड़े इससे कम नजर आ रहा है ना। या तो सरकार कह रही है हम कम कर लेंगे, या सरकार को भरोसा है कि हम कम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अनुमान है। पुराना जो वास्तविक आंकड़ा है ये है, इस वास्तविक आंकड़ा से हमारा प्रयास है कि हम यहाँ तक आ जाए, यही ना। तो अब यहाँ तक आप लोग देख लिए, ये था आपका राजकोषीय घाटा। उसके बाद कुछ फूटा पीछे लगता है। अच्छा कोई डाटा नहीं, तो हम लोग यहाँ से राजकोषीय ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मेरा चैनल आप मनीपीडिया यूट्यूब पे है, आप लोग अगर वहाँ जाके हमसे ज्वाइन होना चाहते हैं तो मनीपीडिया नाम का यूट्यूब चैनल मिलेगा, वहाँ भी जा सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ आपका नेक्स्ट आंकड़ा है, यहाँ आ जाइए। इस बार बजट में जो था, इस बार का बजट में कुल, अभी थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए आप लोग कि जितना बजट था कितने का था, टोटल बजट कितने का था 45,03,97 करोड़ का। याद रखना है 45,03,97 करोड़ का ये बजट था। इसमें हम लोग देखेंगे टोटल पैसा सबसे पहले आता कहाँ से है, यानी कुल व्यय, आय बोलिए या फिर प्राप्ति। तो प्राप्ति का हम लोग सीक्वेंस याद रखेंगे कि प्राप्ति सबसे ज्यादा कहाँ से होती है और व्यय सबसे ज्यादा कहाँ होती है। व्यय यानी खर्च, ये जो खर्च होगा और प्राप्ति होगा इसको आपको याद रखना। सबसे ज्यादा आय हम लोग कहाँ से करते हैं, उधारी से करते हैं, यानी उधार लेती है सरकार, ऋण लेती है सरकार, या तो वर्ल्ड बैंक से या अंतर्राष्ट्रीय संस्था या
अपने राज्य से या आरबीआई से, तो उधारी से सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद आता है आपका जीएसटी से, किससे? जीएसटी से। उसके बाद किससे आता है? निगम कर से, कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। किससे आता है? निगम कर से आता है। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष कर से। किससे आता है? प्रत्यक्ष कर, यानी जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। निगम कर और प्रत्यक्ष कर में देखेंगे तो यहाँ 15%, यहाँ भी 15% आता है, यानी दोनों बराबर है। और बात करें जीएसटी से तो यहाँ कितना आता है आपका? 18%। ये आपका 64%, ये 18% होगा शायद, देख लेते हैं एक मिनट। जीएसटी से 17% है और 15%, ये 17 है, ये 34 सही है आपका, ये 17% है, ये 15%, ये 15%। तो उधारी, जीएसटी, निगम कर, प्रत्यक्ष कर, इतना आपको याद रखना है। सीक्वेंस में सबसे ज्यादा किससे आएगा? उधारी से, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद तो पैसा सबसे ज्यादा जाएगा कहाँ? जब हम उधार लेंगे सबसे ज्यादा ब्याज देंगे, यही ना, ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा जाएगा, ब्याज अदायगी में। उसके बाद कहाँ जाएगा? ब्याज अदायगी के बाद पैसा सबसे ज्यादा राज्यों को अनुदान जाएगा, राज्य को जो हिस्सा देते हैं। राज्य को अनुदान नहीं लिखेंगे, राज्यों का हिस्सा लिखेंगे। ये अनुदान नहीं है, ये हिस्सा है। हर राज्य का अपना अपना हिस्सा होता है टैक्स वगैरह में, ठीक है। ये राज्यों का हिस्सा है। उसके बाद तीसरा सबसे क्या होगा? केंद्र सरकार की जो योजना है, यानी केंद्रीय योजना पर खर्च होता है। किस पे होता है? ये तीन चीज आपको याद रखना है इसमें। क्या बोल रहे हैं? 15% है ये भी आपका 15% है, ये 17 है, ये 34 है। इसमें जो परसेंटेज है आपका, यहाँ आपका ब्याज अदायगी में केवल देखने के लिए नोट कर लीजिए, आपसे पूछा नहीं जाएगा कितना जाता है। 20% है, ये 18% है, और ये आपका केंद्रीय योजना में शायद 14 या 15% होगा। केंद्रीय योजना में 17%, तो 17% केंद्रीय योजना में, 18% राज्यों को हिस्सा देने में, और 20% किसमें जाता है? ब्याज अदायगी में। तो ये याद रखना है कि कहाँ सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं, और कहाँ से सबसे ज्यादा इनकम करते हैं। इतना क्लियर हो गया? नोट कर लिए थे ना? तो इस बार का जो सरकार का कुछ अमृतकाल, किसको बोलते हैं अमृतकाल? अमृतकाल का नाम बदल दिया गया, अमृतकाल का नाम बदल के कर्तव्य काल कर दिया गया। जुलाई में ही किया है, कर्तव्य काल हो गया। अमृतकाल का नाम बदल के क्या कर दिया है? कर्तव्य काल कर दिया है। ये कब तक का काल है? 2022 से 2047 तक, 25 वर्ष का है। कहा गया कि 2023-24 का जो बजट है, यानी 2023, ये क्या था? अमृत काल का पहला बजट था, यानी कर्तव्य काल आप बोलेंगे इसको, तो इसका पहला बजट कौन सा था? 23-24। इस 23-24 के लिए, मतलब 24-25 के लिए, 23-24 ना, 23-24 के लिए 7 प्राथमिकता निर्धारित किया गया। अमृत काल कब से? 2022 से 2047 तक का काल है ये अमृत काल। इसको पूरा करने के लिए 7 लक्ष्य है, यानी 7 क्या है? प्राथमिकताएं हैं। क्या है पहला? याद रखना है, आपको पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं 7 प्राथमिकता में शामिल नहीं है, ठीक है। तो उसमें से आपको याद रखना है, पहला कौन सा? समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता क्या है? किसे कहते हैं समावेशी विकास? सबको एक साथ लेकर चलना, समावेशित कर लेना सभी को, मतलब विकास की ऐसी अवधारणा जिसमें समाज का कोई भी वर्ग पीछे ना छूट जाए, है ना। नो वन लीव बिहाइंड जैसे बोलते हैं ना, वही है। समावेशी विकास में क्या होता है? अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी विकास के मुख्य धारा में लाना, यानी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा जो व्यक्ति है, जो असहाय है, निर्धन है, या फिर वह व्यक्ति क्या है? असहाय है, निर्धन है, या फिर गरीब है, उन सभी चीजों को, सभी को किसमें लाना? मुख्य धारा में लाना, वो होता है समावेशी विकास। दूसरा, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, यही अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति तक सरकार का पहुंच हो, सरकार को उन तक पहुंच हो। तो कनेक्टिविटी कब बनेगी? जब टेक्नोलॉजी का विकास होगा, जब लोग डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ते हैं। अब क्या हुआ है? अब सरकार किसी भी डीबीटी का प्रयोग करती है। सरकार जब पैसा किसी को भेजती है तो क्या करती है? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था कि मनरेगा का पैसा भी मुखिया के हाथों में पहले देना पड़ता था, फिर मुखिया लेबर को देता था।
अब सरकार क्या करती है, सीधे लेबर के खाते में पेमेंट करती है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफर हो रहा है। बेनिफिट मतलब लाभ, यानी लाभ का जो हस्तांतरण हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष। इसका शुद्ध हिंदी होता है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी। तो डीबीटी का प्रयोग करती है क्या करने के लिए, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए। अब आगे है क्या, अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आता है, अवसंरचना विकास में क्या क्या चीज आएगा, यानी ऐसा विकास कार्य जो अस्थायी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसंरचना। मतलब स्कूल का विकास करना, सड़क निर्माण करना, या फिर वहां का कनेक्टिविटी में जितना भी हो सके बात, या फिर व्यापार वाणिज्य की सुगमता को बढ़ावा देना, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपका चौथा क्या है लक्ष्य, चौथा प्राथमिकता है क्षमता का विकास। क्षमता का विकास का सीधा मतलब है स्किल से। किससे, स्किल से। जो अनस्किल्ड है उसको स्किल करना, जो स्किल्ड है उसको उसके स्किल को इम्प्रूव करना। इसके लिए सरकार कर्मयोगी नाम का एक पोर्टल चलाया है। जानते हैं आप लोग कर्मयोगी? कर्मयोगी होता है जो सरकार के सेवक हैं, ऑलरेडी सेवक हैं, वो सरकारी कर्मी हैं, उनके स्किल को और भी डेवलप करने के लिए कर्मयोगी नाम का एक योजना चलाता है। उसके बाद युवा शक्ति पर फोकस किया गया है, क्योंकि देश का 65% आबादी क्या है, युवा है। तो युवा पर फोकस रखा गया है अमृत काल में, युवा शक्ति है। उसके बाद क्या है, वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर का सब तक पहुंच। इसी के लिए सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन का योजना कौन सा था, जन धन योजना। कौन सा था, जन धन योजना। कब आया था, 2014 में आया था। ये था आपका क्या, 7 प्राथमिकता सरकार का, किसके लिए, अमृत काल के लिए। तो 7 प्राथमिकता का नाम पढ़िए थे एक एक करके आप लोग, यहां से पढ़ना है। समावेशी विकास, समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता विकास, हरित विकास, युवा शक्ति। अच्छा, हरित विकास पर बात नहीं की। हरित विकास होता है ग्रीन के क्षेत्र में, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में जो विकास होगा वो कौन सा कहलाएगा, हरित विकास। इसी के लिए अभी हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। इसी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। इसी को बढ़ावा देने के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे पीएम प्रणाम योजना चलाया जा रहा है, यानी रासायनिक उर्वरक को कम मतलब हतोत्साहित करना, उसकी जगह क्या करना, जैविक उर्वरक का प्रयोग करना। तो इन सब चीज का इसमें क्या किया है, बजट में चर्चा रहा। तो ये सब चीज था आपका बजट का मुख्य बात। इसको हाँ सीक्वेंस में नहीं, याद करना सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन याद रखना है कि 7 कौन सा है, ठीक है। सीक्वेंस नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट के प्राथमिकताओं में शामिल नहीं था। तो जो नहीं था इसमें, इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। पिछले बार भी कितना प्राथमिकता था, पिछले साल में 6 था, पिछले बार 6 प्राथमिकता था, 6 प्राथमिकता था। और 6 प्राथमिकता में से बीपीएससी 68 में पूछा था इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं था। देख लीजिए क्वेश्चन, वो पूछा गया था प्राथमिकता के बारे में। नेक्स्ट चलें, ये है। अब थोड़ा सा इसमें आ जाए, नोट कर रहे हैं आप, लिखने से याद रहता है। कभी कभी रफ पेज में ही कम से कम बैठ के लिखा कीजिए, उससे क्या होगा, लिखने से याद करने का एक तरीका लिखना भी होता है, और लिखना सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी चीज याद करने का। इसीलिए लिखने से कतराना नहीं है। जब हम इतना कर रहे हैं मेहनत आपके लिए, तो आपको भी करना चाहिए कम से कम अपने लिए। तो चलिए 2014 से अब तक की उपलब्धि के बारे में सरकार ने जिक्र किया। इसमें जब बजट चर्चा हो रहा था तो निर्मला सीतारमण के द्वारा तो पिछले 9 साल, कितने साल पूरे हो गए हैं, नया सरकार यानी एनडीए सरकार जो भी चल रही है, इसका कितना साल पूरा हो गया, ये 2014 से लेकर के 2024 तक आ गए हैं, लगभग 2023 तक। तो कितना साल हो गया, 9 साल। तो पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने का प्रयास किया इन्होंने शॉर्ट में क्या क्या बताया। 9 साल के अंदर बनी दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत क्या बनी है, मतलब 2014 में 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, और अभी कितना है, 5वीं। लेकिन गौर करने की वाली बात है कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन जाने से हमें बहुत ज्यादा गौरवान्वित होने की बात नहीं है। कहा कि पहला में कौन है, यूएसए, दूसरा में, तीसरा में जापान, और चौथा में जर्मनी। कौन है, जर्मनी। उसके बाद कौन है, इंडिया है। किसको पीछे किया है, ब्रिटेन को। ब्रिटेन का बात कर लें, यहाँ में 6.5 करोड़ जनसंख्या निवास करता है, और इंडिया में
142 करोड़। कितना? 142 करोड़। जर्मनी की इधर की बात कर छोड़ दीजिए। अब बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यूके को पीछे किए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम आजाद कब हुए? इस यूके से कब आजाद हुए थे? 1947 में। यानी 1947 में हमारी आबादी कितनी थी? लगभग 40 करोड़। ठीक, यानी 40 करोड़ आबादी मिलकर, यानी आज हम लोग कितना 140 करोड़ तक चले गए। 40 करोड़ से 140 करोड़, यानी हम अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 140 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं। यानी हमारा अर्थव्यवस्था जो जीडीपी बनता है, तो एक देश की सीमा के अंदर टोटल उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन में हम 140 करोड़ लोग भागीदार हैं यहाँ, और यहाँ मात्र 6.5 करोड़ लोग भागीदार हैं। ठीक है, और इसको पीछे करके हम ढोल बजाने से कोई फायदा है? 6.5 करोड़ वाले मेहनत करने वाले लोगों को अगर थोड़ा सा आप पीछे छोड़ के, बहुत बड़ी बात है क्या? क्योंकि यहाँ 140 करोड़ लोग हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें तो यहाँ आना चाहिए, है ना? यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब जो बनने वाली है 2000 कहा जा रहा है 2070 तक पहला अर्थव्यवस्था बन जाएगा चाइना। तो चाइना की आबादी हमसे आसपास है, हम इसके आसपास जिस दिन आएंगे उस दिन हमें खुशी मनानी चाहिए, है ना? क्योंकि अभी हम बहुत नीचे हैं। यहाँ 6.5 करोड़ है, यहाँ हम लोग कितना 142 करोड़ लोग मिलकर अपना जीडीपी बढ़ा रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन खुशी की बात यह है, इसको अभी तक हम पीछे नहीं कर पाए थे, ये दुर्भाग्य था हमारा, लेकिन अब कर दिए, यही एक खुशी की बात है। लेकिन ये बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। तो पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? इंडिया। तो पहले कौन सा था? पहले 10वीं अर्थव्यवस्था थी। 10वीं सबसे बड़ी कब? 2014 में। कब थे? कितने में थे हम लोग? 10वें स्थान पर। और 2024-23 आते आते कहाँ आ गए हैं? 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसमें पहला बताया गया कि स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया जा रहा है भारत में, स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत 11.7 करोड़ लोगों को क्या दिया गया है? घरेलू शौचालय का निर्माण हो गया। ये एक उपलब्धि के रूप में देख रही है सरकार। उज्ज्वला योजना जो कि क्या है? एलपीजी कनेक्शन है, तो 9.6 करोड़ लोग, इसमें टारगेट था 10 करोड़ लोगों को, लगभग 9.6 करोड़ लोगों को दे दिया गया है। तो इसमें दूसरा इन्होंने उपलब्धि के बारे में क्या बताया? 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हमने करवाया। ये भी एक उपलब्धि के रूप में देख रही है सरकार। पीएम जनधन योजना जो भी हम लोग चर्चा की वित्तीय समावेशन का, इसके तहत लगभग 48 लाख खाते खुल चुके हैं। कितना? 47.8 करोड़, सॉरी करोड़, 47.8 करोड़ खाते खोले गए। किसमें? जनधन योजना में। ये उपलब्धि था। दूसरा उपलब्धि था पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत, ये दोनों ही योजना कब लाया गया था? 2015 में। कब लाया गया था? 2015 में। तो 2015 में लाया गया। इसमें 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा हुआ है, यानी ये लोग इंश्योरेंस का लाभ ले रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2000 रुपये का 3 किस्त मिलता है, 6000 रुपये प्रति साल प्रत्येक किसान को। 11.4 करोड़ किसानों से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, जिसमें कितना नगद हस्तांतरण इस बार हुआ है? 2.2 लाख करोड़ का। दुगुनी से ज्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय हो गई है कितना? 1.97। पहले कितना था? लगभग 55,000, लगभग 55 से 57,000 के बीच था प्रति व्यक्ति आय, जो आज बढ़कर कितना हो गया है? 1.97 लाख। ये था क्या? उपलब्धि। इसमें और क्या चीज आपका? ये भी देख लिए, ये भी देख लिए। उसके बाद इसमें आ जाइए। केंद्रीय बजट का जो कुछ और विशेषता इसमें देखा गया, पूंजीगत निवेश इस बार का जो बजट आया है, पूंजीगत निवेश व्यय, यानी पूंजीगत व्यय हमने क्या कहा था? पूंजीगत व्यय मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? कि ऐसा व्यय जो जिससे क्या होगा? सरकार को आमदनी प्राप्त होगा। यानी हम दूसरे किसी राज्य को अगर ब्याज दे देते हैं, ऋण देते हैं पैसा, या फिर दूसरे किसी छोटे देश में जाकर के कोई इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, या कोविड टीका बनाने का कोई इंडस्ट्री स्थापित कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? सरकार को कमाई आने वाला है। ये जो पूंजीगत व्यय था, इसको 33% से बढ़ा के कितना कर दिया? 33% बढ़ा दिया गया। कितना हो गया ये? 10 लाख करोड़। यानी सरकार अपना पूंजीगत व्यय बढ़ा रही है, मतलब क्या कर रही है? अस्थायी खर्च कर रही है, राजस्व खर्च नहीं है। कैसा खर्च है? पूंजीगत खर्च है, जिससे इनकम प्राप्त होता रहेगा। तो पूंजीगत निवेश बढ़ाना मतलब अच्छा संकेत है इकोनॉमी के लिए। कितना कर दिया गया है? 10 लाख करोड़ रुपये। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक साल टारगेट रखे हैं 10 लाख करोड़ रुपये तक हम लोग पूंजीगत निवेश करेंगे। उसके बाद प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होता है, प्रभावी पूंजीगत व्यय वो जीडीपी का कितना परसेंट होने वाला है? 4.5%। उसके बाद है कि राजकोषीय घाटा, अभी हम लोग पढ़े राजकोषीय घाटा, वर्ष 2023-24 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रहेगा? 4.9%। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो होगा 2022-23 में कितना रहा है? 7% रहने का अनुमान है, क्योंकि यह क्या था? संशोधित अनुमान। 22-23 की बात कर रहा है, 23-24 में नहीं।
तो उसके बाद आ जाइए, निर्यात में वृद्धि दर जो था वित्त वर्ष 2023 में कितना रहने का अनुमान है, 12.5%। यानी निर्यात में भी तेजी आएगी, कितना परसेंट का, 12.5% का निर्यात में तेजी आएगी। निर्यात के पहले सेज कार्यक्रम चलाया जाता था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब स्थापित हुआ था, सेज, सबसे पहला सेज कहां बना था, कांडला बंदरगाह। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते थे इसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ है, पहला कहाँ स्थापित हुआ था, कांडला में। इसके लिए एक्ट आया था 2005 में, लेकिन यह स्थापित हुआ था 2006 में। तो 6 में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसी को अभी सरकार फिर से बढ़ावा दे रही है सेज को। यानी सेज होता है एक ऐसा क्षेत्र का निर्माण, इसी के तर्ज पर गिफ्ट सिटी का निर्माण कहाँ किया गया है, फिनटेक सिटी, कहाँ, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिटी कहाँ है, बताए थे पिछले क्लास में भी आप लोगों को। गिफ्ट सिटी गुजरात के गांधीनगर को बोलते हैं, जिसको, गुजरात के गांधीनगर को। इस बजट में यह चर्चा में एक बात कहा गया कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया प्रयास है, 157 कितने क्या खोले जाएंगे, नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, यानी मेडिकल कॉलेज जो नर्सिंग के लिए होगा। 10 करोड़ रुपये के कुल निवेश से गोवर्धन योजना चलाया जाएगा। कौन योजना, गोवर्धन योजना, जिसमें 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित की जाएगी। यानी गोवर्धन योजना, गोबर सीधे समझिए कि गोवर्धन योजना में क्या होगा, गोबर से अगर धन प्राप्त करने लगे, समझने के लिए है, क्योंकि ये गोबर नहीं है, यहाँ है अपशिष्ट से धन। क्या होता है, अपशिष्ट से धन। जो अपशिष्ट है आपका वेस्टेज है, उसको क्या बना देना, धन के रूप में। यानी गोबर का अगर गोबर गैस बनाना शुरू कर दे तो वो अपशिष्ट नहीं, हमारे लिए क्या बनेगा, पूंजी बनेगा। उसी तरह से खाने वाले कचरे जो होते हैं, उन कचरों से अगर हम हाइड्रोजन की प्राप्ति कर ले या कोई ऐसा ईंधन का प्राप्ति कर ले, तो वो क्या होगा, कचरा का भी निपटान हो जाएगा, स्वच्छ भारत अभियान भी हो गया, और क्या हुआ, धन की प्राप्ति हो गई, और हमारा क्या हुआ, ऊर्जा पर निर्भरता जो दूसरे देश पर रहता है वो भी खत्म, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा। वो मल्टी डायमेंशनल है। तो ये क्या है, अपशिष्ट से धन परियोजना का प्रयास है कि 2023 से 24 वाला जो वर्ष होगा, इसमें 500 प्लांट स्थापित किया जाएगा, जो अपशिष्ट को क्या, कचरे से क्या बनाएगा, धन बनाएगा, यानी अपशिष्ट से संपदा के रूप में। दूसरा था, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख तक की कुल आय करने वाले व्यक्ति को क्या कर दिया गया, आय कर से छूट दे दिया गया। क्या दिया है, आय कर से छूट दे दिया। अभी तक जिन्होंने टैक्स कभी पे नहीं किया है, तो 7 लाख रुपया तक का कुल आय अगर वो करता है वार्षिक, तो उसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन टैक्स स्लैब को जो पहले से फॉलो करता आया है, उसके लिए छूट कितना है, 3 लाख तक। कितना है, 3 लाख तक। आज ये पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यहाँ लिख लीजिए आप लोग। ये है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए। इसके लिए भारत के सबसे बड़े शिल्पकार कौन रहे, विश्वकर्मा, इसीलिए उसके नाम पर एक योजना चलाया गया। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, उसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, उसे ऋण मुहैया कराने के लिए, उसे कौशल प्रदान करने के लिए सरकार कौन सा योजना लाई है, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना। कौन सा, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना। तो यहां तक लिख लिए आप लोग। नेक्स्ट चले, पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना कारीगरों और शिल्पकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत आयकर, आयकर में पर्याप्त राहत दिया गया। मतलब पर्सनल जो टैक्स हम लोग पेमेंट करते हैं, जो टैक्स पेमेंट करने वाले हैं, नए व्यक्तिगत आयकर कर प्रणाली में बदलाव लाया है। कौन कौन कर प्रणाली में बदलाव लाया है, इस बार स्लैब की संख्या कितना कर दिया गया, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। 0 से 3 लाख तक का, हमने क्या बोला, जो टैक्स स्लैब को फॉलो करेगा, जो 0 से 3 लाख तक की कमाई करता है, उसको 1 भी % का टैक्स नहीं देना है। कितना करना है, 1 भी % का टैक्स नहीं देना है। 3 से 6 लाख तक जो कमाई करते हैं उसे 5% टैक्स देना है, इनकम टैक्स। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख, ये वार्षिक कमाई है, मंथली नहीं है, क्या है, वार्षिक कमाई है। 6 लाख से 9 लाख तक जो कमाते हैं उसे कितना देना पड़ेगा, 10%। तो इधर याद रखने के लिए रखिएगा, इधर कहां से शुरुआत होता है, 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 बचे 15। तो यहाँ 3 का वाला पहाड़ा पढ़िएगा तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये 3 3 बढ़ता गया। इधर आइएगा तो 5 का पहाड़ा पढ़ना, पहले 0 से स्टार्ट करना, 5 दूनी 10, 15, 20, उसके बाद आ जाइएगा सीधे 30। ठीक है, क्या हो गया, क्या 6 हो गया, 1 2 3 4 5 ही हुआ ना, ये तो शून्य, आपको टैक्स लग कहाँ रहा है,
क्या जोड़ा गया है? शून्य ऐसा नहीं है कि अब जोड़ा गया है, पहले यह 2.5 लाख तक छूट था, 0 से 2.5 लाख तक को शून्य दिया जाता था, लेकिन अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, 3 लाख तक। नहीं 4 लाख नहीं है, 3 लाख है, देख लीजिए कहीं भी। ये मेरा डाटा थोड़ी है, हम क्या बोलेंगे, सरकार का पीआईबी द्वारा जारी किया गया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार का जो सरकारी सूचना तंत्र है वो है पीआईबी। हाँ हाँ, जो पहले टैक्स नहीं भरा है कभी, वो व्यक्ति 7 लाख तक कमाई करे उसको छूट है पूरा। हाँ, जो पहले से टैक्स स्लैब को फॉलो कर रहा है उसके लिए 3 लाख तक छूट है। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें आ जाइए, यही चीज था शायद वहाँ क्या नई कर व्यवस्था में 7 लाख तक, अच्छा यही था 7 लाख वाला जो पूछ रहे हैं। नई कर व्यवस्था के तहत वेतन, यहाँ में थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इतना ही फ्रेश होगा। यहाँ देखिए क्या दिया है कि नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशन धारकों को 15,000 रुपये तक का मानक कटौती दिया जाएगा। यहाँ मानक कटौती होता है, आप लोग समझिए, जो उच्चतम आमदनी होता है इंडिया में 2 करोड़ रुपया तक, मतलब टैक्स स्लैब में जो आता है वो 2 करोड़ रुपया तक होता है, उनके लिए सेस भी लगता है। सेस आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, अधिभार इसका नाम है। क्या नाम है? अधिभार। तो सेस और अधिभार जो देते हैं जिन लोगों, इससे सेस क्या होता है, किसी विशेष प्रयोजन के लिए, यानी सरकार अगर शिक्षा के क्षेत्र के लिए ज्यादा इनकम करने वाले लोगों से अतिरिक्त कर लेती है, ये क्या होता है, एक अतिरिक्त कर होता है। यानी जो टैक्स स्लैब में टैक्स तो दे ही रहे हैं आप, अतिरिक्त टैक्स भी आपको देना है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, नई कर व्यवस्था में जो वेतन होगी, वेतनधारी अगर इस दायरे में आता है शेष का 50,000 रुपये तक, और जो पेंशनधारी है उन्हें कितना 15,000 रुपये तक का कटौती कर दिया गया, यानी इतना कम कम देना पड़ेगा। ये क्या है, सुविधा दिया है। नई कर व्यवस्था के तहत एक और उच्चतम अधिभार जो हमने कहा कि वो होता है 2 करोड़ रुपया तक कमाने वाले लोग। इंडिया में जो 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष, 2 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कमाई करते हैं, उनको क्या देना पड़ता है, शेष देना पड़ता है, अधिभार। तो उसका जो अधिकतम अधिभार होगा वो 37% होता था पहले, उसको घटा के 25% कर दिया गया। यानी अब आपसे जो अतिरिक्त कर लिया जाएगा वो 37% तक नहीं, हाईएस्ट 25% तक ही लिया जाएगा। ठीक है, ये 25% क्या है, उनका जितना टैक्स बनेगा, मान लिया वो 1.5 लाख का टैक्स पेमेंट करता है, 1.5 लाख कमाई नहीं, 1.5 लाख टैक्स पेमेंट करता है, तो इस टैक्स का 37% नहीं, केवल 25% एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में, अधिभार के रूप में सरकार ले सकेगी। तो इसमें भी क्या किया है, यानी आमदनी करने वालों को फिर से सरकार क्या दी है, छूट दी है। यानी 37% से घटाकर उच्चतम, याद रखना आपको, उच्चतम अधिभार जो इंडिया में अब है, उच्चतम शेष, वह 37% था पहले, अब कितना हो गया, 25%। तो याद रखना, उच्चतम अधिभार अब कितना हो गया है, 25%। गैर सरकारी कर्मी जो है, जो गैर सरकारी हैं, उसके सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नगदीकरण पद पर कर छूट की सीमा को 25 लाख रुपये कर दिया गया है। क्या लिखा है ये, गैर सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नगदीकरण, अच्छा मतलब रिटायरमेंट से मिलता है, जो नगदी उसको रिटायरमेंट मिलता है, उस पर कर छूट की सीमा को 25 लाख रुपया। अच्छा, जिसको रिटायरमेंट में 25 लाख रुपया तक मिलता है उसको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, जिसको रिटायरमेंट में 25 लाख से ज्यादा मिलता है उससे टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला बात था। अब ज्यादा नहीं है, बस लास्ट है, आप लोग योजना में आ जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा वित्त क्षेत्र वाला कुछ प्रावधान आया बजट में। ज्यादा लेट हो गया क्या आज क्लास? नहीं तो इसी लेट से स्टार्टिंग किए। तो वित्तीय क्षेत्र है राजकोषीय प्रबंधन। आप लोगों को पहला क्लास जब हम लिए थे एसपीटी का, उस दिन बताए थे, अर्थव्यवस्था में नियंत्रण रखने के लिए सरकार 2 प्रकार का प्रबंधन लाती है, एक राजकोषीय नीति, एक मौद्रिक नीति, है ना। मौद्रिक नीति में कहाँ आएगा, तो आरबीआई लाएगी, कि क्या लाएगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सब चीज कहाँ आएगा, मौद्रिक नीति में। लेकिन सरकार, जब हमने बोला था वित्त मंत्रालय के द्वारा जो प्रयास किया जाएगा वो क्या होगा, राजकोषीय प्रबंधन, वही झलक है आपका यहाँ राजकोषीय प्रबंधन के लिए। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, राज्यों को 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। कोई राज्य सरकार अगर अपने यहाँ विकास करना चाहती है लेकिन पैसा नहीं है उनके पास, तो पैसा का कमी उसे नहीं होने दिया जाएगा, केंद्र सरकार उसे पैसा देगी और 50 साल तक के लिए क्या देगा, ब्याज नहीं देना, केवल पैसा वापस कर दीजिए, 50 साल बाद भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्यों को जीएसडीपी यानी जीएसडीपी
एक जीडीपी होता है ना, उसी में एस लग गया, यानी स्टेट, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये क्या है, जीएसडीपी। तो राज्यों को अपने जीएसडीपी का, यही अभी हम बताए थे, 3.5% तक राजकोषीय घाटा रखना है। इसी में क्या था, प्लस माइनस 0.5%, ये बात था। फिर तीसरा मुख्य बात था इसमें, 22-23 में राजकोषीय घाटा अनुमान कितना, 6.4। ये 22-23 की बात कह रहा है, ये हम लोग को याद नहीं रखना है। 21-22 हम लोग वास्तविक आंकड़ा याद रखते हैं। 23-24 के लिए कितना है, 5.9%। और 25-26 तक इसको कितना तक लाना है, 4.5%, यानी ये टारगेट है। उसके बाद आ जाइए 23-24 का जो बजट अनुमान है, कुल प्राप्ति कितना है, उधारी के अलावा, उधारी के अलावा मतलब हो गया ऋण नहीं लेने के बावजूद भी सरकार कितना प्राप्ति करेगी, 27 लाख रुपया। कितना, 27 लाख, यानी रेस्ट ऑफ जितना बचेगा आपका लगभग 18 लाख रुपया बच जाएगा, है ना। तो वो 18 लाख रुपया क्या लेगी सरकार, ऋण लेगी। क्या लेगी, ऋण लेगी। यही ऋण क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा कहलाएगा। 17 लाख कुछ पैसा है राजकोषीय घाटा। कुल व्यय करने का कितना है, 45 लाख करोड़, यानी 45,03,97 करोड़। ठीक है, अब इसमें आपका ग्राफिक्स कुछ नहीं बचा है, अब आ जाइए सीधे योजना में। अब केंद्र सरकार की जो प्रमुख योजना है, इनमें हम केवल उन्हीं योजनाओं को शामिल किए हैं जो कि बजट में चर्चा में रहा है। ठीक है, बजट में जो चर्चा में रहा है। आ जाइए विवाद से विश्वास योजना फर्स्ट, इसको ऐसे फर्स्ट, विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना का नाम है। ये योजना जब चला था, इसका काम क्या था, एमएसएमई क्षेत्र के लिए, एमएसएमई प्लस सरकार, एमएसएमई वर्सेस सरकारी निकाय। जिनके पास जितना भी विवाद था, विवाद का समाधान, विवादों का समाधान करना है, यानी जितना जल्दी हो सके एमएसएमई सेक्टर का, सरकार के किसी भी संस्थान से अगर उसका टैक्स देने का हो, या रजिस्ट्रेशन का कोई मामला चल रहा हो, या कोई भी छोटा मोटा मामला चल रहा है, उसको जल्दी निपटाना है। विवाद से कहाँ जाना है, विश्वास की ओर जाना है, ताकि एमएसएमई सेक्टर को सरकार पर विश्वास हो, सरकार को एमएसएमई पर विश्वास बढ़े। इससे क्या होगा, सरकार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उसका दूसरा था विवाद विश्वास योजना 2, विवाद से विश्वास योजना 2। इसका संबंध था सरकारी संस्थाओं के बीच आपस में, सरकारी संस्था वर्सेस सरकारी संस्था, यानी सरकारी संस्थाओं के बीच ही जो विवाद चल रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे का ऊपर से विवाद, ऊपर का नीचे से विवाद, इन सभी विवादों का निपटान कर लेना है जितना जल्दी हो सके। ये क्या है, विवाद से विश्वास योजना 2, यानी विवादों के समाधान के लिए 2 योजना लाया, एक एमएसएमई से कौन, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला सरकार के सभी निकायों से, सरकार के किसी भी संस्थाओं से। उसके बाद लाइफ मिशन आ जाइए। लाइफ मिशन का शुरुआत किसने किया, पीएम मोदी। इसको इस टाइप से लिखा जाता है, मतलब कैपिटल एफ, आई स्मॉल रहेगा, और एफ ई ये क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो इसमें क्या है, लाइफ का फुल फॉर्म ही है आपका लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट क्या है आपका, लाइफ मिशन का फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, यानी जलवायु पे अनुकूल जीवन पद्धति, जीवन शैली, जलवायु अनुकूल जीवन शैली, पर्यावरण अनुकूल। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षण को क्या बना देना, जन आंदोलन बना देना। जन आंदोलन यानी लोगों के लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाए पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण को क्या बना देना, जन आंदोलन बना देना। ये किस मिशन का उद्देश्य है, लाइफ मिशन का। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। ये जितना भी दिवस पूछे, सब दिवस का संबंध किससे, पर्यावरण से है ना। तो चलिए, हरित ऋण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यानी लोन तो दिया जाएगा, लेकिन वैसे लोगों पर फोकस रहेगा जो ग्रीन यानी पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। लोग हो या वह संस्था हो, पर्यावरण क्षेत्र में काम करने वाले संस्था को भी दी। तो ये पहल किसका है, आरबीआई का। बजट में चर्चा में आया, लेकिन आरबीआई अभी इसको अप्रैल 2023 में लागू कर दिया है। ठीक है, तो फरवरी 2023 में क्या किया गया, बजट में
कहा गया कि हम लोग हरित ऋण योजना लाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे। आरबीआई लागू किया है कि कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं, कॉमर्शियल बैंकों को यह आदेश दिया गया है कि हरित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या दिया जाए, ऋण को प्राथमिकता दी जाए। यानी हरित क्षेत्र में काम करने वाली संस्था या कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको ऋण देने में प्राथमिकता दी जाए, मतलब उसे आसानी से ऋण दिया जाए। किसकी पहल है अब? आरबीआई की, याद रखिएगा। चक्रीय अर्थव्यवस्था समझते हैं आप लोग? सर्कुलर इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। यहाँ क्या होता है, अर्थव्यवस्था ऐसा, इसी को आप दूसरा नाम दे सकते हैं, इसी को सतत अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसी तरह विद्यमान रहे, वर्तमान मतलब उपलब्ध रहे जैसा हमारे लिए है। आज के संसाधनों को अगले पीढ़ी तक भी वैसे ही हम हस्तांतरित कर सकें जैसे हमें हमारे पूर्वजों ने किया है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हरित चक्रीय अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट पिछले बार आया। इस चक्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे पहला कंसेप्ट अमिताभ कांत ने दिया था। कौन दिया था? अमिताभ कांत। विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के मैटर में नीति आयोग के सम्मेलन में 2021 में इन्होंने कहा, अमिताभ कांत कौन थे उस समय? नीति आयोग के सीईओ थे। इन्होंने कहा चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाना होगा। यानी अर्थव्यवस्था, आज बताइए कि आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करने वाला देश इंडिया हो गया है, ठीक है। अब यहाँ इतना सारा मोबाइल हो गया, इस मोबाइल का अब अपशिष्ट इतना हो गया है, इससे हजारों बीमारियां उत्पन्न होती है, कई गैस इससे निकलता है, कई महत्वपूर्ण बड़ी बड़ी महंगी धातुएं भी उसमें पड़ा हुआ है ना। तो उन सब चीजों का क्या होना चाहिए, रिसाइकल होना चाहिए। यानी अब अर्थव्यवस्था ऐसा हो कि उसमें सभी उपयोग में आने वाली चीजों का हम लोग क्या कर सकें, रिसाइकल कर सकें, जिसको हम लोग कहते थे 3R, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, कहते थे ना। जो चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं उसका पुनः चक्रण हो जाए, क्या हो जाए, पुनः चक्रण हो जाए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चक्रीय अर्थव्यवस्था। ताकि अर्थव्यवस्था की ये जो घड़ी है चलती रहे और आने वाली पीढ़ी को आसानी से उपलब्ध हो, इसको क्या कहेंगे, चक्रीय अर्थव्यवस्था। इसी के लिए एक योजना लाया, गोबर धन योजना। कौन सा? गोबर धन योजना। कौन चला रही है? केंद्र सरकार चला रही है गोबर धन योजना। ये कौन सा अर्थव्यवस्था के लिए? चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। अभी हम लोग क्या पढ़े थे गोबर धन योजना में? धन से अपशिष्ट, वही है धन से अपशिष्ट। क्या है, सॉरी, अपशिष्ट से धन। क्या करना है, अपशिष्ट से धन जो पढ़े थे हम लोग। कितना प्लांट लगेगा इसमें 23-24 में? 2023-24 में कितना, 500 प्लांट लगाया जाएगा, यानी संयंत्र स्थापित किया जाएगा अपशिष्ट से धन संयंत्र, ठीक है। उसके बाद आ जाइए पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना जो केंद्र सरकार का 7 लक्ष्य था, उसमें एक हरित विकास का भी लक्ष्य था। उस हरित विकास में ये शामिल हो जाएगा प्रणाम योजना। सीधा समझिए कि प्रधानमंत्री साहब या केंद्र के मतलब केंद्र सरकार जो है किसानों को प्रणाम कर रही है कि आप उर्वरकों का प्रयोग न करें, मतलब रासायनिक उर्वरकों का। किसे? हाँ, मृदा प्रदूषण के साथ साथ फसल जो विषैला हो जा रहा है, आज के उत्पाद से बहुत सारा बीमारी होता है फसल से। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचा आप मार्केट में जिसके खाने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हम लोग कृत्रिम विधि से उपजाना शुरू कर दें। तो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना, बढ़ावा नहीं देना है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना है, बढ़ावा देना है जैविक उर्वरक को। जैविक उर्वरकों को क्या करना है, बढ़ावा देना है। ये ऊपर एरो लगा दिए यानी बढ़ावा देना है, अगर नीचे एरो जब भी हम लगाएं समझिएगा उसको हतोत्साहित करना है। तो जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा? पीएम प्रणाम योजना। इसमें 2 योजना, ये वाला योजना अलग है, इसी में टाइप हो गया है। मिष्टी योजना। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है आपका, यहाँ आप थोड़ा सा लिख लीजिए मिष्टी योजना। मिष्टी योजना उस दिन भी आप लोगों को पढ़ाए थे बहुत सारा। इसमें तो केंद्र सरकार की जब योजना देखे थे हम लोग, पीएम आवास योजना देखे थे ना, जनधन योजना, सारा योजना देख लिया। मिष्टी योजना भी आप लोग देख लिया। तो इसका केवल हम बता देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्रोव, एम फॉर मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, यही ना बताए थे। यानी सीधा समझिए मैग्रोव संरक्षण से संबंधित है। किससे? मैग्रोव संरक्षण से कौन सा योजना संबंधित है? मिष्टी योजना। मिष्टी मतलब मिठाई मत समझिएगा। मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मैग्रोव के संरक्षण से। अमृत धरोहर योजना, ये भी बजट में चर्चा में रहा। अमृत धरोहर योजना का संबंध आर्द्र भूमि से। किससे? आर्द्र भूमि संरक्षण से। आर्द्र भूमि को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का किडनी करते हैं। क्या करते हैं? पृथ्वी का किडनी करते हैं। किडनी यानी ये क्या करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है वातावरण को। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की बात करें तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी चर्चा में आया था, पिछले सैटरडे को आप लोग क्लास किए होंगे। उसमें हमने बताया था कि अनुराग ठाकुर संचार मंत्री, अभी खेल मंत्री भी हैं, तो संचार मंत्री अनुराग ठाकुर ने
लद्दाख के गांव में क्या क्या है कि जितना भी चीन की सीमा से लगने वाला जितना गांव है, सभी गांव में दूरदर्शन को फ्री कर दिया है। क्या क्या है? दूरदर्शन, ऐसा ही ना लिखते हैं, दूरदर्शन को फ्री कर दिया गया है। ये किसके लिए योजना है? तो लिखिए कि भारत चीन सीमा, भारत चीन सीमावर्ती गांवों का विकास के लिए, सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। क्या बोल रहे हैं? उत्तर भारत नहीं है ये, भारत की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा में कौन आएगा? चीन से लगने वाला ही सीमा आएगा। तो भारत का जो उत्तरी सीमा है यानी चीन से लगने वाली जितना भी सीमावर्ती गांव होगा उन सभी गांवों को प्राथमिकता के तौर पर विकास किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का पिछले बार यानी बजट में भी चर्चा में था और इस बार भी बजट में चर्चा किया गया है। इसका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का इंटरनेशनल रिलेशन से भी संबंध है। ये चीन को साधने का भी प्रयास है। अगर वहाँ सारा कनेक्टिविटी सही हो जाएगा तो सेना भी आसानी से पहुंच जाएगा, सेना को सारा सामग्री भी आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, ये सब क्या है? भारत चीन सीमावर्ती गांव के लिए। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना बजट में चर्चा में रहा। यह 2 वर्ष के लिए, कितने के लिए? बस लास्ट स्लाइड है आपका, 2 वर्ष के लिए है। ये 2023 से कब तक चलेगा? 2025 तक। इसमें क्या क्या है? कोई भी महिला या युवती, कोई भी महिला या युवती अगर डिपॉजिट करती है बैंक में, डिपॉजिट करती है यानी जमा करती है, कितना रुपये तक? 2 लाख रुपये तक। कितना तक? 2 लाख रुपये तक अगर जमा करती है तो उसको सरकार देती है 7.5% का हाईएस्ट ब्याज। मतलब अभी इंटरेस्ट रेट कितना है? बहुत कम है, 5.5%, 5.25% ऐसे ही मिलेगा आपको अगर आप जमा करेंगे। लेकिन महिला या युवती कोई जमा करेगी इस योजना के अंदर में जाके तो उसको कितना मिलेगा? 7.5% का क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, यह यहाँ तक था आज का, बस लास्ट स्लाइड था। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजों के साथ जो आपके लिए बचा हुआ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।